विश्राम। सावधान। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज ऐसी पावन बेला पर हम ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय एसएस सर श्री अभिषेक सर से निवेदन करूंगा ध्वजारोहण करें और उसके बाद हम राष्ट्रगान गाएंगे, तो उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना है। आदरणीय एसएस सर झंडारोहण कीजिए। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अपने जो नए स्टाफ हैं, लंबे समय तक 28 वर्षों तक भारत की सेवा सेना में रह के कर चुके हैं और अब हमारे साथ पॉइंट्समैन के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं, आदरणीय श्री रामवीर सिंह को मैं बुलाना चाहूंगा। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। वे आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार रैंक से आया हूँ और मेरा नाम है रामवीर सिंह। नया पॉइंट्समैन अभी कल ही ज्वाइनिंग करी है मैंने यहाँ से। आप लोगों ने सबसे बड़ी मिले खुशी मिली और आज के दिन बड़ा अच्छा दिन है जो हम ये दिवस मनाते हैं। बस धन्यवाद। सब सादर आमंत्रित हैं। कृपया बताइए, हमें अपने अनुभव बता सकते हैं। पिछले वर्ष से 1 वर्ष तक हम कितना आगे बढ़े रेल कार्य में, वो भी बता सकते हैं। जो भी जिसका जैसा मन हो वो बताएं। फिर उसके बाद मुझे 5 मिनट के लिए कुछ कहना है, तो बस उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। बस इतनी सी बात कहनी है कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस इसलिए क्योंकि आज से 80 साल पहले हमने अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे दिलो दिमाग में कुछ ऐसा रहता है, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बड़े दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई रटी हुई कोई स्पीच है। ये केवल ऐसी बातें हैं जिनको हमें सोचना चाहिए और अपने बच्चों के साथ भी इन बातों को शेयर करना चाहिए। हमको ये लगता है कि जो भारत देश है वो चूंकि लंबे समय तक गुलाम रहा, पहले मुगलों के अधीन रहा, उसके बाद अंग्रेजों के अधीन रहा, उससे पहले भी अनेकों ऐसे विदेशी भारत पर आए जिनके अधीन भारत रहा। तो भारत की जो वैचारिक सभ्यता और संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं अपने जो स्थान था उससे डगमगा गई थी। आज के समय में ऐसा लगता है कि भारत जाने कितना गरीब देश है, लेकिन अगर हम 2500 साल पहले पहुंच जाएं, यानी कि जब हड़प्पा काल में पहुंच जाएं, तो भारत की जो जीडीपी थी, आज के टर्म में जिसको जीडीपी कहते हैं, अगर वो वाला फॉर्मूला उस समय पर भी अप्लाई कर दिया जाए तो पूरे वैश्विक जीडीपी के बराबर अकेले भारत की जीडीपी थी। यानी कि हड़प्पा काल में जो भारत अखंड भारत है, ये अखंड भारत जो था ये विश्व व्यापार का केंद्र था। यानी हम भारत के लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व आज से 2500 साल पहले करते थे। और ये कोई ऐसे कही गई बात नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आज से लगभग 600-700 साल पहले भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया या मुगल शासन भारत के अंदर आया, उस समय तक भी भारत की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी के 80% के बराबर थी। और जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय तक भी भारत की जीडीपी वैश्विक जीडीपी की आधी थी। और आज की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। जब भारत से अंग्रेज गए तो भारत की स्थिति कैसी थी आप सब लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, और आज की स्थिति भी आपको पता है। तो जब हमारे दिमाग में ये आता है कि मुगलों ने हमारे देश में आकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए या अंग्रेजों ने आकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ऐसा कुछ कुछ विचार भारत के लोगों को देखने को मिलते हैं। और हो सकता है आपके बच्चे भी कल को आपसे इन बातों को बोलने लगे कि अंग्रेज आए तो हमारे देश में जहाज आया,
अंग्रेज आए तो रेल चली, शाहजहां आया तो ताजमहल बना, ऐसी बात आपको सुनने को मिल सकती है, अपने बच्चों से मिल सकती है या फिर उन जगहों पर लिखी हुई देखी हुई मिल सकती है। हो सकता है कुछ वीडियोस भी आपको इस तरीके के सोशल मीडिया पर आते हुए दिखाई दे जाए, तब आपको उन चीजों से डगमगाना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आज से 2500 साल पहले हम विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन लोगों ने आकर भारत की आत्मा को कचोटा ही है, इन्होंने भारत को नीचे दिखाने का काम ही किया है, इनकी वजह से भारत का नुकसान ही हुआ है। और भारत ने आजादी जो पाई है, इसके कारण से भारत को बहुत सारे फायदे मिले, भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में आजाद हुआ। आप इतनी सी कल्पना करिए, हम ऐसा देखिए, बहुत ही स्पष्ट उदाहरण के साथ मैं बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारत जो है देश दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। आप जिस कैलेंडर को देख करके आप चलते हैं, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च आते हैं, जो अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर है, ये तब से चालू हुआ जब ईसा का जन्म हुआ, तभी हम कहते हैं ईसा पूर्व या ईसा के बाद, जैसे बीसी और एडी हम उसको बोलते हैं। एनो डोमिनी मतलब जब ईसा का जन्म हुआ उसके बाद एडी, और जब बिफोर क्रिस्ट यानी उसके जन्म से पहले तो हम बीसी लगाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत का कैलेंडर जो आज भी अधिकृत है, विक्रमी संवत, इससे 57 साल पुराना है। यानी अगर हम आज 2026 में हैं तो भारत का कैलेंडर इससे 57 साल आगे चल रहा है, यानी हम विश्व को कैलेंडर 57 साल पहले दे चुके थे। और उससे भी पूर्व में हमको ये ज्ञात था चंद्रमा की कलाओं के आधार पर कैसे साल बदलता है। आप कल्पना करिए, जो अंग्रेजों का कैलेंडर आया ये पहले मात्र 10 ही महीने का था, ये 2 महीने इसमें बाद में जोड़े गए। उन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं था कि 12 का महीना बनाना है, 12 महीने बनाने हैं और तब जाके 365 दिन होंगे, तब जाके एक चक्कर पूरा करेगा पृथ्वी जो है, और तब ये साल बदलेगी। इसके बारे में उनके इतने अवैज्ञानिक तथ्य थे। आप बिल्कुल देखिए, दिसंबर 12वां महीना है, दिसंबर में आता है डीईसी, डेक, डेक का लैटिन अर्थ होता है 10, यानी वो 10वां महीना है। उससे पहले ये नवंबर, एनओवी, एनओवी 9 आ रहा है, मतलब कि वो 9 है, वो 9वां महीना था। उससे पहले ये अक्टूबर, ऑक्ट लैटिन में उसका मतलब 8 से है, यानी अक्टूबर 8वां महीना है। उससे पहले आप जाइए सितंबर, एसीपीटी सेप्ट, वो 7वां महीना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि कैसे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें को बाद में चोरी के साथ अगस्टस सीजर और जूलियस सीजर, इन दोनों रोमन आक्रांताओं के नाम पर जुलाई और अगस्त को बाद में जोड़ा गया। हम तो पहले से अधिक मास की कल्पना किए हुए थे, यानी कि हम उनसे अधिक वैज्ञानिक थे और हमारा कैलेंडर उससे अधिक वैज्ञानिक था। बाद में उन्होंने इन 2 महीने को जोड़ करके ऐसी कल्पना प्रस्तुत करी है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम उनसे पहले इन सब चीजों को जान चुके थे। इसलिए जो ये कहता है कि भारत को इन लोगों की वजह से आगे बढ़ने में सहायता मिली है, वो 1 नंबर के मूर्ख हैं। वो भारत को केवल मूर्ख ही बनाने में लगे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश में एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे देश 2 धड़ों में बंट चुका है, एक राइट विंग के नाम से जाना जा रहा है, एक लेफ्ट विंग के नाम से जाना जा रहा है। बल्कि ये बहुत ही गलत कल्पना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के अंदर कोई इधर का विंग और उधर का विंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का विचार ही वसुधैव कुटुंबकम का है। हम तो पूरे विश्व को एक मानते हैं पहले से। अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने आज से हजारों हजार साल पहले कह दिया है। एक पश्चिमी सभ्यता में लाइन आई कि देयर इज समथिंग इन द ह्यूमन बॉडी विच इज इमॉर्टल, यानी कि जो अजीवित है। और हम तो गीता जी में पहले कह चुके हैं कि नैनम शस्त्राणि छिद्रंति न दहति पावक नैनम चैनम क्लेदियंत आप पुनः शोषित मारुतः। हम पहले कह चुके हैं इस बात को। यानी कि जो आज जीव विज्ञान जहां पर पहुंच रहा है, आज विज्ञान जहां पर पहुंच रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसमें आगे साथ बढ़ेंगे। लेकिन हम उससे पहले भी इन सब चीजों को जान पढ़ लिख चुके हैं, हमको पहले से इन बातों के बारे में मालूम है। भारत पहले से ही बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है। अब चूंकि हम सबको भी ऐसा जिम्मा है कि हम भी भारत को आगे बढ़ाएं, हम भारत को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी वाली पीढ़ी तो रेल में खप जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे इस देश के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ इनोवेशन करें, कुछ नए काम करें। तो आप अपने बच्चों को उन क्षेत्रों में भेजने का प्रयास करिए जहां से वो केवल नौकरी करने वाले बच्चे ना बने, बल्कि वो कुछ इनोवेशन करें, कुछ आविष्कार करें। उनको ऐसा ज्ञान आपके माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। अपनी बात को मैं बस अटल जी की उन पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतम तरका नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।